नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम आपका शिक्षा कोचिंग क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह हमारा हिंदी विषय का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने भाषा, उपभाषा और बोली पर प्रकाश डाला था, जिसमें हमने पढ़ा भाषा, उपभाषा और बोली, हिंदी भाषा की उपभाषाएं और हिंदी भाषा की बोलियां, जिसमें हमने पढ़ा हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं थी, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी, जिसके अंतर्गत हमने 17 बोलियों पर प्रकाश डाला था। यदि आपने हमारा यह वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके हमारी इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप क्रमबद्ध रूप से हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और अपने अध्ययन को और मजबूत बना सकें। तो आज का जो हमारा विषय है दोस्तों, आज का विषय है भाषा के विविध रूप। आज का जो विषय है भाषा के विविध रूप, यानी भाषा के क्या क्या रूप होते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, भाषा के विविध रूपों में अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहला जो रूप है वो है राजभाषा। दोस्तों, राजभाषा क्या होती है? मैं यदि साधारण शब्दों में बात करूं तो राजभाषा का जो अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा है, यानी वह भाषा जिसके माध्यम से सरकार अपने कामों को, अपने कार्यों को निपटाती है, राजभाषा कहलाती है। यानी राजभाषा क्या है? सरकारी भाषा, यानी सरकारी काम काज की भाषा। राजभाषा वह भाषा है जिसके माध्यम से सरकारी कामकाजों को निपटाया जाता है। भारत की राजभाषा, भारत में सरकारी कामकाजों को निपटाने के लिए 2 भाषाएं यूज की जाती हैं, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन संवैधानिक रूप से यदि मैं आपको बताऊं तो संवैधानिक रूप से भारत की जो राजभाषा है वह है हिंदी। लेकिन भारत की 2 राजभाषाएं मानी जा सकती हैं, क्योंकि भारत के जितने भी सरकारी काम हैं वो दोनों ही भाषाओं में निपटाए जाते हैं, जैसे हिंदी और अंग्रेजी। तो आपने जाना राजभाषा क्या है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान द्वारा कब प्राप्त हुआ। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ। हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान द्वारा या संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ, जिस कारण हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा संविधान सभा द्वारा प्राप्त हुआ, जिस कारण 14 सितंबर को हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने बात करी हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ, जिस कारण हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करते हैं
कि हिंदी को भारत की राजभाषा बनने का गौरव कब प्राप्त हुआ? ये तो हुआ संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ। यानी जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय 14 सितंबर को राजभाषा संबंधित विधेयक संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया और जिस दिन हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने पर सहमति बनी, यानी संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर को प्राप्त हुआ। लेकिन हिंदी को भारत की राजभाषा बनने का गौरव कब प्राप्त हुआ? तो हिंदी को राजभाषा बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कब हुआ? यह हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, क्योंकि इससे पहले 1947 के बाद जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली तो कुछ आर्टिकल्स ही, कुछ अनुच्छेद ही भारत के संविधान के लागू हुए थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, उसके सभी आर्टिकल, सभी अनुच्छेद पूर्ण रूप से लागू हुए और जिसमें राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुए और हिंदी को राजभाषा बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कब? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ, जिस कारण हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। दूसरी है दोस्तों, भाषा के जो हम विविध रूप देख रहे हैं, इसमें दूसरा रूप है मानक भाषा, या कहें परिनिष्ठित भाषा, या कहें टकसाली भाषा, और या कहें संस्कृत निष्ठ भाषा। दूसरा रूप है मानक भाषा, इसको कहते हैं दूसरा परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा, इसी को कहते हैं टकसाली भाषा, और इसी को भाषा विद्वानों ने कहा सुसंस्कृत या संस्कृत निष्ठ भाषा। संस्कृत निष्ठ भाषा, संस्कृत निष्ठ भाषा। दूसरा रूप है मानक भाषा, इसी को कहते हैं परिनिष्ठित भाषा, इसी को कहते हैं टकसाली भाषा, और इसी को कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा। दोस्तों, किसी भाषा के शुद्ध व मानक स्वरूप को मानक या टकसाली भाषा कहा जाता है। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को या उसके मानक स्वरूप को मानक या टकसाली भाषा कहा जाता है। हिंदी भाषा का जो मानक रूप है वह है खड़ी बोली। मैंने आपको क्या कहा? नंबर 1 कहा मानक भाषा किसे कहते हैं? किसी भाषा का शुद्ध रूप या मानक स्वरूप को मानक भाषा या टकसाली भाषा या परिनिष्ठित भाषा या संस्कृत निष्ठ भाषा कहते हैं। यानी किसी भाषा का मानक रूप वह रूप है जो शुद्ध रूप में बोला जाता है। किसी भाषा का शुद्ध रूप, मानक स्वरूप क्या कहलाता है? उसका मानक भाषा। और हिंदी भाषा का मानक रूप है, हिंदी भाषा का मानक रूप है क्या? मैंने आपको इससे पूर्व भी कहा खड़ी बोली। हिंदी भाषा के मानक रूप के रूप में खड़ी बोली को जाना जाता है, जिसे कौरवी भी कहते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। दोस्तों, भाषा के विविध रूप में तीसरा जो रूप है वह है राष्ट्रभाषा।
राष्ट्रभाषा। दोस्तों, किसी देश या राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी राष्ट्र, सपोज दैट ये कोई राष्ट्र है या किसी देश में वह भाषा जो बहुसंख्यक यानी मैक्सिमम लोगों के द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा उस राष्ट्र की सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर की सबल उत्तराधिकारी हो और शब्द समर्थ उत्तम कोटि का हो। हम यदि परिभाषा की बात करें, राष्ट्रभाषा किसी देश या राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं और जो राष्ट्रभाषा है वह उस राष्ट्र की सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर की सबल उत्तराधिकारी होनी चाहिए। दूसरा, उस राष्ट्रभाषा का शब्द समर्थ उत्तम कोटि का होना चाहिए, है ना। राष्ट्रभाषा में हमने क्या जाना, किसी देश, सपोज दैट ये देश है या राष्ट्र है, तो इस देश में वह भाषा जो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, तो वो क्या कहलाती है, उस देश या राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। लेकिन दूसरा उसका क्या शर्त है कि वह जो भाषा है वो उस राष्ट्र की जो सांस्कृतिक धरोहर है और जो भाषाई धरोहर है उसकी वो सबल उत्तराधिकारी होनी चाहिए। दूसरा, इस भाषा का शब्द समर्थ उत्तम कोटि का होना चाहिए। दोस्तों, भाषा के विविध रूप में चौथा जो हमारा रूप है वो है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा, संपर्क जैसे ही संपर्क से ही महसूस हो रहा है, संपर्क मतलब कनेक्टिविटी, यानी दो लोगों के मध्य आपसी विचार विनिमय, आपसी विचार आदान प्रदान की भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। सपोज दैट दो लोग हैं, लोग फर्स्ट एंड लोग सेकेंड, दो लोग हैं, तो इन दोनों के बीच विचार विनिमय का जो माध्यम है, विचार आदान प्रदान का जो माध्यम है, वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। लेकिन इसके लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि यह जो भाषा है वो उन दोनों लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसके समझ में भी आनी चाहिए, इसके समझ में भी आनी चाहिए। यानी संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं कि जो दो लोगों के बीच विचार विनिमय, विचार आदान प्रदान, विचार अभिव्यक्ति के विनिमय के लिए यूज होती हो। दूसरा, वह भाषा दोनों ही लोगों को समझ में आनी चाहिए होती है। ठीक है, संपर्क भाषा में दो लोगों के बीच में विचार आदान प्रदान का माध्यम भाषा और वह दोनों लोगों को समझ में आनी चाहिए, उस भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं। नंबर एक, वह भाषा जो दो लोगों के बीच विचार आदान प्रदान का माध्यम हो। दूसरा, उन दोनों ही लोगों को वो भाषा समझ में आती हो। सपोज दैट कोई तमिलनाडु का है और कोई नॉर्थ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया वाले को हिंदी आती है, तमिलनाडु वाले को तमिल आती है। लेकिन कुछ तीसरी ऐसी लैंग्वेज, सपोज दैट इंग्लिश, जो हिंदी वाले को उत्तर भारत वाले को भी आती हो, उत्तर भारत वाले को भी आती हो और तमिलनाडु वाले को भी आती हो। यानी तो तमिलनाडु और उत्तर भारत के व्यक्ति के बीच में जो विचार विनिमय का माध्यम है वो क्या रहेगी, उनकी संपर्क भाषा जो क्या रहेगी, सपोज दैट इंग्लिश। वो उत्तर भारत वाले को भी समझ में आएगी, दक्षिण भारत वाले यानी तमिलनाडु वाले को भी समझ में आएगी। वो क्या है, उनकी संपर्क भाषा। दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषा के विविध रूप, जिसमें हमने सबसे पहले जाना राजभाषा। राजभाषा क्या होती है, सरकारी कामकाज की भाषा। और भारत की संवैधानिक रूप से भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, लेकिन भारत के जो कामकाज हैं वो हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में निपटाए जाते हैं। इसलिए भारत की दो राजभाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। इसके बाद हम राज्यों की राजभाषा के बारे में जानेंगे, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरी है मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, टकसाली भाषा और संस्कृतनिष्ठ भाषा। यह भाषा का वह शुद्ध रूप है, मानक स्वरूप है, जो
मानक रूप में पेश किया जाता है। यानी किसी भाषा का शुद्ध रूप और मानक रूप ही उसका मानक भाषा कहलाता है। हिंदी भाषा का मानक रूप खड़ी बोली है, जिसे कौरवी भी कहते हैं। तीसरी है राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र या देश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, जो उसके सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर की उत्तरदायी होनी चाहिए और उसका शब्द समर्थ उच्च कोटि का या उत्तम कोटि का होना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा संपर्क भाषा। संपर्क भाषा दो लोगों के बीच बोली जाने वाली भाषा है, जिनमें वो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह दोनों ही लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो हमने इसमें पढ़ा राजभाषा, मानक भाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। अब हिंदी की जो मानक भाषा है खड़ी बोली, उसके संदर्भ में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली के संदर्भ में खड़ी बोली को डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आम बोलचाल की महाभाषा या द ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका कहा। आम बोलचाल की महाभाषा या द ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका कहा। खड़ी बोली जो कि हिंदी भाषा का मानक रूप है, जिसे कौरवी भी कहते हैं, को डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जो भाषा विद्वान थे, भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने आम बोलचाल की महाभाषा या द ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका कहा। क्वेश्चन आएगा, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आम बोलचाल की महाभाषा या द ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका किस भाषा को कहा? तो आंसर होगा खड़ी बोली। ठीक है। दूसरा, खड़ी बोली को ग्रियर्सन ने वर्नाकुलर हिंदी और सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी कहा। इसी खड़ी बोली को डॉक्टर ग्रियर्सन ने वर्नाकुलर हिंदी कहा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या कहा? नंबर 1, आम बोलचाल की महाभाषा कहा खड़ी बोली को। दूसरा, द ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका कहा खड़ी बोली को। तीसरा, वर्नाकुलर हिंदी कहा किसको? खड़ी बोली को। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को क्या कहा? जनपदीय हिंदुस्तानी। सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को क्या कहा? जनपदीय हिंदुस्तानी। तो नमस्कार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो हम मिलेंगे, आगे का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा लिपि किसे कहते हैं और हिंदी भाषा की क्या लिपि है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि को जानेंगे, देवनागरी लिपि के विकास क्रम को हम जानेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।